हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल डियर साइंस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस का क्लास 10th में। और ये जो क्वेश्चन है इसको हमने खुद से सेट किया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूरे मिलेंगे। अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट चैप्टर से देखेंगे। और उसके बाद फिर जो लघु प्रश्न होते हैं, फिर विस्तृत प्रश्न होते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। इसमें हमने नियम, जो भी इम्पॉर्टेंट नियम है, जैसे ओम का नियम हो गया और कॉर्क स्क्रू का नियम हो गया, इसमें हमने IUPAC शामिल किया है। और इसमें जो है समीकरण को बैलेंस भी कैसे करते हैं वो भी करना है। तो इसमें अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है, इस प्रकाश परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का नियम जो होता है वो दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, सही होता है, सत्य होता है। और समतल दर्पण के लिए भी सत्य होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा ऑप्शन है इसमें केवल समतल दर्पण के लिए, और चौथा है इनमें से सभी। तो जो प्रकाश परावर्तन का नियम है ये सबके लिए लागू होता है, सबके लिए सही होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है, आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, काल्पनिक मतलब आभासी होता है। तो इसमें उत्तल लेंस द्वारा ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, चौथा इसमें है A और C दोनों। तो इसमें अगर आवर्धित और काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब देखें तो वो उत्तल लेंस द्वारा भी बनता है और उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा बनता है। तो दो इसमें एक उत्तल लेंस हो जाएगा, एक इसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। दोनों द्वारा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन D वाला सही हो जाएगा, A और C दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो देखिए अगर उच्च प्रतिरोध है इसका मतलब वो विद्युत धारा को रोक रहा है, और जो विद्युत धारा को रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, तो विद्युत रोधी कहलाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। और इसमें वोल्ट दे रखा है, तो विभव या फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पे ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, इसमें जूल हो जाएगा। और यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की जो इकाई हो जाएगी या फिर इसका मात्रक करके बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है किसी विद्युत केतली में धारा 3 गुनी कर दी जाए तो केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या होगी। तो जो धारा होती है वो उष्मा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उष्मा हम लोग 4 बढ़ाते हैं तो वो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 4 चौक 16। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर 3 गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, इसमें जो विद्युत धारा है वो अगर 3 गुनी कर दी जाए तो उष्मा क्या हो जाएगी, इसकी 9 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुनी। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। ठीक है, असमर्थ है। तो अगर वो दूर की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष हुआ है नेत्र में। तो अगर वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो इसका कहने का मतलब ये है उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता। तो दूर का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसको कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष हो जाएगा, इसको निकट दृष्टि दोष। तो परिभाषा भी थोड़ी सी देख लीजिए इसकी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वो कहाँ पे बनाएगा, तो फोकस पे। इसमें क्या हो जाएगा, फोकस पे। ना तो ध्रुव और फोकस के बीच बनाएगा, ना तो वक्रता केंद्र पे बनाएगा, और ना ही अनंत पे बनाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोकस पे। फोकस पे
प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है। तो चलिए अब इसके आगे और हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। तो अगर हम लोग कार्बन को, जैसे ये C है, उसको अगर ऑक्सीजन में अगर हम लोग इसका दहन करते हैं तो CO2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया का। इसमें ये सही हो जाएगा। वियोजन में टूटता है, विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील कारक दूसरे कम क्रियाशील कारक को हटाता है। उसके बाद फिर आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें ये हो जाएगा Zn प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। अगर इससे ये रिएक्शन करता है तो ये Zn इस हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में क्या हो जाएगा H2। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी अधातु है। तो अधातु पूछा है, इसमें ध्यान देना। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। तो कौन सी गैस हो जाएगी इसमें, ब्रोमीन गैस है, जो सामान्य ताप दाब पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन का जो क्रियात्मक समूह है ये वाला है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद इसमें जो OH है ये एल्कोहल मतलब ऑल है। ये कौन सा समूह हो जाएगा, ऑल समूह एल्कोहल का। उसके बाद ये C डबल OH ये होता है ओइक। ये क्या होता है, ओइक समूह होता है। और उसके बाद में CHO ये होता है अल समूह। समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा ही शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ये होता है। अगला ऑप्शन है इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। अगला इसमें ऑप्शन है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो ये ऑप्शन नहीं होता है। और क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसमें निगेटिव वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना, कभी कभी गलती हो जाती है, पॉजिटिव वाला इसमें लगा देते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने दिया था। और इसमें एक नंबर में और भी पूछता है कि मटर पर किसने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही जो है आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या फिर इन्होंने ही मटर पे प्रयोग किया था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। अभी हमने बताया था मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था। आगे है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है। तो पपीते के पुष्प में जो पौधा होता है वो क्या रहता है, एक लिंगी रहता है। मतलब पपीता क्या होता है, एक लिंगी रहता है इसका पुष्प। आगे है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो कॉपर टी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किण्वन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सामान्यतः ईस्ट में होता है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यही वाला इसमें सत्य नहीं हो जाएगा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। तो इसमें है एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक तरफ ABC कैपिटल लेटर में दिया गया है, दूसरी तरफ इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है स्मॉल लेटर में ABC और D। तो एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड का फार्मूला देखें तो ये होता है CHO, मतलब ये किस में जाएगा, A वाला B में जाएगा। तो A वाला किस में गया, B में गया। उसके बाद एल्काइन हमने बताया था, सॉरी ये फिर देख लीजिए, एल्काइन कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो B वाला जो ऑप्शन होगा वो चला जाएगा किसमें, ये इसमें D में, मतलब B किस में जाएगा, D में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल B। तो अब इसमें बस 2 ही मिल गया, देख लीजिए, नहीं तो पूरा देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, COOH कहीं पे दिख जाए, COOH। तो यहाँ पे COOH दिख रहा है, इसका मतलब C वाला कहाँ पे चला जाएगा, A में चला जाएगा। तो ये हमारा है कैपिटल C, A में चला जाएगा। हेलो एल्केन, अगर कहीं पे भी
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन दिख जाए तो वो किस में हो जाएगा, हेलो एल्केन में हो जाएगा। तो डी नंबर का हमारा चला आएगा सी में। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ए वाला किस में गया है, बी में। तो ए वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, ए वाला इसमें बी में गया है। अब बी वाला कहाँ गया है, तो यहाँ पे बी वाला गया है, बी ऑप्शन एल्काइन, ये डी में गया है। तो इसमें डी में तो गया नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद में ये वाला ए डी में गया है, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी में गया है, बी डी में गया है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न मतलब वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। कंडीशन दे रखा है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, और दूसरा इसमें भी बनाना है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, यह वस्तु की स्थिति है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के दो उपयोग। तो पहला इसका उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो उस टाइम पे किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते समय, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते समय किया जाता है। तो एक उपयोग ये हो गया। अब इसका हम लोग दूसरा उपयोग देख लेते हैं। दूसरा उपयोग इसका हो जाएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तो जब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, इसी प्रतिबिंब के अनुरूप या फिर इसी स्थिति का यूज करके जो कान वाले डॉक्टर होते हैं, जो दंत चिकित्सक होते हैं, वो सब इसी स्थिति का यूज अवतल दर्पण में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दंत चिकित्सक कामा कर्ण चिकित्सक द्वारा, दंत चिकित्सक कर्ण चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग बोला था हमने, दो उपयोग लिख लिया। और भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जो बोला इसमें कि किरण आरेख खींचिए जब की वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास है अवतल दर्पण, और ये हम लोग फर्स्ट वाला ए नंबर ले रहे हैं। कंडीशन इसमें अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो ए वाला हम लोग ले रहे हैं, कंडीशन यहाँ पे है। तो ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है और उभरे हुए भाग पर कलई की गई होती है, ये अवतल दर्पण होता है। तो ये किसी न किसी कटे हुए गोले का भाग है, अतः इसमें क्या होगा, केंद्र होगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और इसको अगर मिला देंगे तो ये हमें वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, और इसको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष हो जाती है, और इसके यहाँ पे बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु। अब यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या बोला है कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा अनंत, और वस्तु हमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है। तो ये हमने वस्तु को रख दिया है। ऊपर वाले सिरे को ए बोल देते हैं, नीचे वाले सिरे को बी बोल देते हैं। और हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी बिंब का हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण हम लोग भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। तो ये पहली किरण, और उसके बाद दूसरी किरण हम लोग भेज देते हैं सी से, वक्रता केंद्र से। तो दूसरी किरण हम लोग वक्रता केंद्र सी से भेज देते हैं।
अब वक्रता केंद्र से हमने जो भी किरण भेजी है या फिर वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है वो टकरा करके वापस उसी मार्ग में लौट आती है, और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जहां पे मिलती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस ए बी का प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन जाएगा जहां पे किरणें मिली हैं। अब ए वाली मतलब ऊपर वाली किरण जो ए से होके गई थी नीचे आ गई है, मतलब ए का प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा ए डैश और बी का प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे रे डायग्राम मतलब किरण आरेख खींचने के लिए बोला था, तो ए नंबर हमारा हो गया जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। अब हम लोग बी नंबर देख लेते हैं। इसमें इसके लिए भी हमें सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना होगा, तो ये मान लेते हैं हमारे पास अवतल दर्पण है। सेम चीज इसमें भी, ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे फोकस पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रखना कहाँ है, तो वस्तु को हमें फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच, तो ये फोकस बिंदु है, ये दर्पण का ध्रुव है, वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसके बीच में, और ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और नीचे इसका बी सिरा है। इसके लिए भी हमें कम से कम 2 किरणें भेजनी होती है। पहली किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी इस तरीके से, और दूसरी प्रकाश किरण हम लोग ऐसे भेजते हैं कि लगे कि कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से। तो ये ऐसे जो है ये प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पे भेजी जाएगी, ये ऐसे टकरा के वापस लौट आएगी, ऐसे टकरा के वापस लौट आएगी इस तरीके से। और ये दोनों किरणें अगर इसको हम लोग पीछे खींचे तो ऐसी चली जाएगी और इसको भी पीछे खींचे तो ऐसे, मतलब इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। इसको हमें पीछे डैश डैश से खींच के मिलाना होगा। तो ये अगर हम लोग इसको पीछे डैश डैश से खींच के मिलाएंगे तो ये किरणें जहां कहीं पे भी मिलती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। और किरणों को अगर डैश डैश से मिलाया गया है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहाँ पे डैश डैश से मिलाने पर ऊपर वाली किरण जो ए सिरे से गई थी वो ऊपर ही है, मतलब ए का जो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर ही बनेगा ए डैश, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डैश। और प्रतिबिंब आभासी सीधा बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो 2 यहाँ पे डायग्राम बोला था, हमने दोनों बना दिया है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के नियम है, मतलब अपवर्तन का नियम हमें लिखना है। और इसमें क्वेश्चन भी चिपकाया है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर पर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति हमें ज्ञात करनी, और हमें यह भी बताना है कि क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। तो प्रतिबिंब को अगर पर्दे पर लेना होता है तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, मतलब प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तब हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, अगर आभासी बनता है तो हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन के नियम क्या है, तो पहले हम लोग अपवर्तन के नियम लिख देते हैं। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहला नियम ऐसे कर देते हैं। इसमें हम लोग पहला नियम लिखते हैं, जैसे एक समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई ऊपर माध्यम 1 है और नीचे क्या है, माध्यम 2 है। कोई प्रकाश किरण है, अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जिस पॉइंट पे आती है उस पे हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, और ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। तो अगर प्रकाश किरण, आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसका 2 नियम होता है, ठीक है। पहला नियम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया
खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। अब हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम, इसमें दूसरा नियम ये है कि जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक आता है, या फिर इसे हम लोग नियतांक भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपतन कोण की ज्या, अभी और भी बता देते हैं यहाँ पे, आपतन कोण की ज्या साइन आई अपान में क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है, ये आपतन कोण की ज्या, ये एंगल जो आई यहाँ पे लिखा गया ये आपतन कोण है, और जो आर है ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या, साइन को हम लोग ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, कोई भी चीज़ अगर बटे में लिखी हो तो समझ लेना वो अनुपात में लिखा है। तो इसका अनुपात एक क्या आता है, नियतांक। ठीक है, क्या आता है, नियतांक आता है, और इसे ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले किसी निश्चित प्रकाश वर्ड के लिए, किसी निश्चित प्रकाश वर्ड के लिए, निश्चित माध्यम युग्म के लिए, किसी निश्चित प्रकाश वर्ड के लिए, किसी निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे निश्चित, यहाँ पे होना चाहिए निश्चित प्रकाश वर्ड, निश्चित प्रकाश वर्ड, और क्या होना चाहिए, निश्चित माध्यम युग्म, निश्चित माध्यम युग्म। तो ये इसका नियम हो जाएगा कि किसी निश्चित प्रकाश वर्ड के लिए तथा निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक आता है, या फिर स्थिरांक बोल सकते हैं। इसे ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, और यही क्या है, स्नेल का नियम। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो ये हो गया। अब इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसे देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जहां से स्टार्ट है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत। अब इसमें जो जो दे रखा है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, 3 सेंटीमीटर की वस्तु। तो 3 सेंटीमीटर की वस्तु, और वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं HO से। मतलब जो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। आगे इसमें क्या दे रखा है, वस्तु उत्तल लेंस, यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, उत्तल लेंस बोल दिया, ये भी ध्यान दीजिए। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे और हमें पता चल गया कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद में फिर क्या दे रखा है, और लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, आकार एवं प्रकृति निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे f पता है, u पता है, यहाँ से हम लोग v निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। तो 1/v हमें निकालना है, तो ऐसे लिख देते हैं, माइनस में 1/u। u की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की जो दूरी है वो किस में रखी जाती है, माइनस में। चिन्ह परिपाटी हमने इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन था उसका 2 पार्ट आया, उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको बताया है। तो यहाँ पे जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे लेफ्ट साइड की सभी दूरी क्या होगी, माइनस में ली जाती है, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है क्योंकि वो बाय साइड आती है। तो यहाँ पे u की वैल्यू हम लोग किसमें रखेंगे, माइनस में। उसके बाद में बराबर में 1/f, f की वैल्यू कितनी है,
30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी आती है वो दाहिने तरफ वाली काम में आती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको किस में रखेंगे, प्लस में ही रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, बराबर में 1/, क्या हो जाएगा 30। अब इस 1/10 को हम लोग उधर भेजेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v बराबर में 1/30, और यहाँ पे माइनस में 1/ क्या हो जाएगा 10, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 पे बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 30 पे बराबर होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और 3 एकम क्या हो जाएगा 3, और बटे में यहाँ पे हम लोग एक बार क्या लिख देते हैं 30, और ये क्या चीज़ है, ये है 1/v चल रहा है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v बराबर में ये 3 में से 1 जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कौन है, 3 है, 3 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -2 बटे में कितना हो जाएगा 30। अब इसको पलट देंगे, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे v बराबर -30 बटे में 2, कट करके कितना आएगा, ये कट करके आएगा -15। तो जो v की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, -15। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि v की वैल्यू कितनी आएगी, -15। अब यहाँ पे स्थिति, हाँ प्रतिबिंब की क्या है स्थिति, और ये वैल्यू किस में आई है, माइनस में। तो इसका मतलब लेंस की बाईं ओर, ठीक है, स्थिति क्या होगी, लेंस की बाईं ओर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्थिति इसकी लेंस की बाईं ओर, लेंस की बाईं ओर 15 सेंटीमीटर दूर, लेंस के बाईं और 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका आकार, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, आकार निकालना है। तो आकार के लिए हमें आवर्धन पता होना चाहिए, ठीक है। आकार के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आवर्धन। इसको हम लोग मिटा करके इसके बाद अभी देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो इसमें आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर HI/HO बराबर में V/U। ये होता है लेंस में आवर्धन का फार्मूला, और इसमें हमें HI निकालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, HI, इसका आकार कितना होगा, जो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है आकार क्या होगा। तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से HI/में HO कितना दे रखा है, HO दे रखा है, एक सेकेंड मिट गया है, HO दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में HO कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ये बिंब की ऊंचाई है या फिर लंबाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर में v की वैल्यू अभी सॉल्व होके आई है -15, और बटे में यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बाएं साइड आती है, इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे ये माइनस माइनस 2 साइन है, तो सेम सेम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 3 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे HI बराबर 15 बटे में 10 गुणे में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 15 ते कितना हो जाएगा 45, 15 ते कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 10। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके आएगा ये 4.5, ठीक है। कितना आएगा ये 4.5 आएगा। तो HI की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4.5 आ गई है। और HO की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पे लिख देते हैं, जो प्रतिबिंब होगा HI वो बड़ा होगा किससे, HO मतलब बिंब से, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसकी प्रकृति। अब देखिए प्रकृति हम लोग यहीं से देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है अगर माइनस में आएगा, कहने का मतलब अगर माइनस में आएगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दूरी नापने आएंगे हम लोग। अगर राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस का। माइनस में आने का मतलब क्या है, हम लोग प्रकाशीय केंद्र से बाएं तरफ आएंगे। तो बाएं तरफ केवल एक ही कंडीशन होती है, जब हम लोग बिंब को O तथा F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी,
इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी तथा सीधा। तो ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो हमने प्रकृति निकाल ली है और उसके बाद फिर हमने इसका आकार, ठीक है, ये है आकार, हमने आकार भी देख लिया है और स्थिति भी देख ली है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। फिर आगे है 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम का नियम देख लेते हैं। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओम का नियम। तो ओम का नियम है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब स्थिर हो, तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब स्थिर हो तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V = I, ठीक है। मान लेते हैं इसमें जो विभवांतर लगाया गया V है और इसमें जो प्रवाहित धारा I है, तो इसके समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। और जो वो नियतांक है वो क्या हो जाएगा? R। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा V = क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? I R हो जाएगा। और यहाँ से अगर R निकालना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध, ये क्या है? प्रतिरोध। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो यही ओम का नियम है। अच्छा, आगे इसमें क्या बोल रखा है कि किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए जो प्रतिरोध को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला जो कारक है वो हो जाएगा चालक तार की लंबाई, ठीक है। चालक तार की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? चालक तार के अनुप्रस्थ, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दो कारक है जो इसको प्रभावित करेंगे। एक हो जाएगा चालक तार की जो लंबाई है L, और दूसरा क्या इसमें? दूसरा हो जाएगा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको हम लोग A से लिख देते हैं, एरिया। अब यहाँ पे होगा क्या? जो प्रतिरोध होता है उसको R से लिख देते हैं, वो लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल है ये प्रतिरोध के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे ये दो कारक हैं, केवल यही इसमें बोला है कि हाँ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो बस यही दो कारक हैं, ठीक है। अब इसमें फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है,
आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 408 का एक बल्ब 20 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उष्मा की गणना कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें है 408 का कोई बल्ब, तो वाट मतलब ये शक्ति दे रखा है, इसको हम लोग P से लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या दे रखा है इसमें P बराबर कितना दे रखा है 400 वाट। ठीक है, P बराबर कितना दे रखा है 400 वाट दे रखा है, और इसको W से, W फॉर वाट। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बल्ब 20 वोल्ट, मतलब ये V की वैल्यू दे रखी है, कितनी है ये 200 वोल्ट, सॉरी 20 नहीं है 200 वोल्ट है। और इसमें बोल रहा है कि प्रवाहित धारा, तो हम लोग को एक फार्मूला पता है, P बराबर क्या होता है VI। ठीक है, P बराबर क्या होता है VI। तो P बराबर VI, तो यहाँ पे P बराबर V की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 400। तो यहाँ पे P पे क्या रख देंगे 400 रख देंगे, बराबर में V की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 200, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I। अब इस 200 को इधर भेज देंगे, गुणे में है क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 400 बटे में क्या हो जाएगा 200, तो I बराबर क्या हो जाएगा, कटने पर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो I बराबर कितना आ गया 2, और ये धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर ये धारा का मान आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कितनी उष्मा उत्पन्न होगी ये भी हमें लिखना है। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे P पता है, V पता है, और यहाँ पे हमें I भी पता हो गया, P पता है, V पता है, और यहाँ पे I पता हो गया, और एक चीज़ इसमें T दे रखा है, समय दे रखा है कि 5 मिनट तक। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और पता है T कितना है 5 मिनट, और इसको अगर हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो ये 5 गुणे क्या हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। तो अब हम लोग उष्मा वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर लेते हैं। H बराबर एक फार्मूला होता है, H बराबर होता है VI और T। ठीक है, H बराबर क्या होता है VIT एक फार्मूला होता है। P का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग H बराबर VIT इसी से निकल जाएगा। तो H बराबर V की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 200, गुणे I की वैल्यू कितनी, I कितना निकल के आया इसमें, I इसमें निकल के आया 2, गुणे T कितना दे रखा है इसमें, T दे रखा है ये हो जाएगा 300 सेकेंड। कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, मतलब H बराबर कितना हो जाएगा 1200 कैलोरी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1200 कैलोरी, उष्मा का मात्रक यहाँ पे कैलोरी। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे। तो ये फार्मूला हो जाएगा H बराबर VIT, और यहाँ पे V की वैल्यू 200 है, V की वैल्यू कितनी है 200 है, I कितना निकल के आया था 2 एम्पियर निकल के आया था, और यहाँ पे T को हमने सेकंड में चेंज कर लिया है, क्योंकि ये मिनट में दे रखा था, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कराया 300 सेकंड आ गया। और सॉल्व करने पर 2 दूनी 400, 4 3 1200। ठीक है, तो ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, इसको लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले तो इसमें देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख, मतलब हम लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, और हमें 2 देखना है। तो इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं
करती। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें हो जाएगा कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये इसका दो गुण हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये इसका दो गुण हो गया है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्कस्क्रू का नियम। तो यहाँ पे हम लोग नियम देख लेते हैं। तो इसका नियम ये होता है कि यदि हम लोग अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में करें, तो जो लिपटी हुई अंगुलियां होती हैं वो क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि हम लोग धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि हम लोग किसी पेच को, ठीक है, किसी पेच को इस प्रकार पकड़े कि जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में हो, तो हम लोग जब पेच कसते समय, ठीक है, पेच कसते समय जब हम लोग अंगूठे को घुमाते हैं तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए इसको एक बार हम लिख देते हैं। तो इसका नियम ये है, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की जो नोक है धारा बहने की दिशा में हो, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बात समझ में आ गई होगी कि यदि हम लोग पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में हो, तो उस पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। और यही हमारा क्या होता है, मैक्सवेल के कार्कस्क्रू का नियम, या फिर इसमें ऐसे भी बोल सकता है कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए, या फिर किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना समझाइए, ऐसे भी पूछ सकता है। बात एक ही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई क्या है, एक प्रिज्म है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई एक प्रिज्म है, और यहाँ पे इसका प्रिज्म कोण ये ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये बी, ये सी, और बी सी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ए बी और ए सी ये दोनों इसके अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। इसी से ही प्रकाश का अपवर्तन होना है, इसी से ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना है। मान लेते हैं कोई श्वेत प्रकाश है, ये मान लेते हैं कोई क्या है, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है। अब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें होता क्या है, अपवर्तन तो होता है ये प्रिज्म से, और साथ में ये अपवर्तन जब होता है तो इसमें हमें ये घटना देखने को मिलती है कि जो ये श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें क्या होगा, तो इसमें ये इस तरीके से ये जो प्रकाश किरण है ये इस तरीके से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और सबसे नीचे हमें वायलेट बैंगनी देखने को मिलता है। फिर हमें सबसे ऊपर हमें रेड लाल रंग देखने को मिलता है। और इसके बाद में ये इस क्रम में हमें रंग मिलता है VI B G Y O और R। ठीक है, इस क्रम में हमें सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो मतलब जामुनी, और इसका मतलब हो जाएगा बैगनी, और ब्लू मतलब नीला, G से ग्रीन हो जाएगा, Y से येलो, O से ऑरेंज संतरी, और R से रेड मतलब लाल।
तो इस तरीके से हमें 7 रंग, ठीक है, इस तरीके से हमें 7 रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑरेंज, ये येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस तरीके से 7 रंग हमें, और ये 7 रंग ऐसे नहीं कि अलग अलग मिलते हैं, ये एक पट्टी के रूप में मिलता है। कैसे मिलता है हमें? ये एक पट्टी के रूप में मिलता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको लिखेंगे कैसे? तो जब श्वेत प्रकाश, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये 7 रंग कैसे होंगे? तो VIBGYOR, ठीक है, इस क्रम में। और ये क्रम क्या होगा? ये हमें एक पट्टी के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग होंगे, ये एक पट्टी के रूप में प्राप्त होंगे, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर इसकी और डिटेल वीडियो चाहिए तो ये चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड है, प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन में, और वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। हालांकि आप चित्र बना करके अगर ये लिख देते हैं, और इसमें थोड़ा सा और लिखना रहेगा, इसमें जो वायलेट बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो है 3900 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। और जिसकी तरंग दैर्ध्य, इसमें ये लिख देना कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम। इसकी तरंग दैर्ध्य लिख देते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम। इसका अपवर्तनांक कम। और यहाँ पे इसकी तरंग दैर्ध्य कम, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी हमें लिखना होगा, इसलिए ये नीचे की तरफ ज़्यादा मुड़ जाती है, और इस कारण से ये कम मुड़ती है। रीजन यही है कि तरंग दैर्ध्य इसकी ज़्यादा है, अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक मतलब ही होता है मुड़ना, कम होगा तो ये कम मुड़ेगी, और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये जो प्रकाश किरण है बैगनी वाली, ये ज़्यादा मुड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसके आगे अब केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखेंगे, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। तो पहले इसमें जो समीकरण दे रखा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2, और उसके आगे इसके दे रखा है CaCO3 प्लस में H2O। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये लेफ्ट साइड वाले में जितने भी यहाँ पे अणु दे रखे हैं उसको देखेंगे, और जो राइट साइड में दे रखे हैं उन सभी अणुओं को हम लोग देखेंगे कितना कौन है, और उसके बाद दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? अणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। इधर सबसे पहले हम लोग कैल्शियम को देखते हैं। तो कैल्शियम इधर कितना है? 1 है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1 है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ये 2 है, अगर ये ट्वाइस लगा रहता है, और यहाँ पे इसकी संख्या 1 और हाइड्रोजन की भी संख्या 1, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाता है। तो 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन, और इधर वाला भी हम लोग लेंगे 2 टोटल कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो गई। मतलब दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैल्शियम भी यहाँ पे 1 है, तो इधर भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 और ये 2 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 1 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो ये पहले से क्या है, संतुलित है। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन दे देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो पहले से संतुलित रहता है और उसको गलत कर देते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। अगला हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें भी हम लोग लेफ्ट साइड के सभी अणुओं को राइट साइड के सभी अणुओं से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, उसके बाद में फिर इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कार्बन को सबसे पहले, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन क्या है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब हमें हाइड्रोजन यहाँ पे कितना करना होगा, 4 करना होगा। अब ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 और 3। तो अगर, और यहाँ पे कितना है, 2। तो अगर 2 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो यहाँ पे हमें 2 और 3, ठीक है, 2 3 6 ऐसे करके इसे हमें बैलेंस कर लेना है अणुओं में, यौगिक में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे कितनी है, 1 है। मतलब 2 1 3। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे काम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर यहाँ पे एक काम और कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग, और एक चीज़, पेपर में आपको इरेजर और पेंसिल लेके जाना है साइंस के पेपर में, क्योंकि समीकरण बैलेंस करते टाइम में हमको मिटाना पड़ सकता है, ठीक है, मिटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 से करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से कर दें तो 2 1 कम 2, तो 2 और 2 1 कम 2 ये हो गया, और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इधर कितनी हो गई, 4। और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4, और इधर भी हाइड्रोजन 4, हाँ ये भी बराबर हो गया है। कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना है, 1। कहने का मतलब ये है कि अब ये हमारा समीकरण बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सेकेंड नंबर कि ये एक अभिक्रिया दे रखी है। इसमें फर्स्ट नंबर इसमें एक अभिक्रिया दे रखी है। इसमें हमें अभिकारक और उत्पाद के नाम बताने हैं। तो अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। और इसके बाद राइट साइड में जो भी, इस एरो के राइट साइड में जो भी होता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अभिकारक और उत्पाद ये भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आगे और क्वेश्चन इसमें कि उसमें अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और इसमें केवल हमें क्या करना है, समीकरण देना है। तो उसमें अपघटन होता क्या है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा देकर के उसके अवयवों में तोड़ना होता है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एक CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग उष्मा देते हैं, ये उष्मा का साइन है, इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। अगर इसे हम लोग उष्मा देते हैं तो ये CaO प्लस में CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और IUPAC नाम पूछता ही पूछता है।
जैसे इसमें समीकरण को बैलेंस कैसे करना ये आता है, वैसे ही आईयूपीएससी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग आईयूपीएससी देखते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना इसमें कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 और ये 3, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हम लोग मैथ एट प्रोप, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोप, ठीक है। और अगर कहीं पे 3 बंध हो, ठीक है, अगर बंध की संख्या कितनी हो 3, तो 3 बंध के लिए हम लोग आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस आयन। तो इसका पूरा नाम अगर जोड़ के लिखना चाहे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये इसकी आईयूपीएससी हो जाएगी। आगे है इसमें 1, 2, 3 और यहाँ पे इस वाले कार्बन को भी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, अगर 4 कार्बन को लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लोग एन शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और CHO, अगर कहीं पे CHO लिखा हो तो उसके लिए हम लोग अल जोड़ते हैं, ठीक है। इसके नाम में आईयूपीएससी लिखते समय हम लोग क्या जोड़ते हैं? अल। तो ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट प्लस एन प्लस में क्या हो जाएगा? अल। इसको पूरा अगर हम लोग जोड़ के लिखे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो NaCl के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, Na के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वही दिखाते हैं। और उसके आगे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम लोग सिंगल दिखा देते हैं 1, और इसको क्रॉस से दिखाते हैं अलग दिखाने के लिए 3, 4, तो 5, 6 और ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोडियम की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, और क्लोरीन की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अब इसमें ये जो सोडियम है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे सोडियम पे आएगा प्लस का चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्लोरीन अगर इस सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस का चार्ज। तो एक सेकेंड, इसको नीचे ही बता देते हैं यहाँ पे। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, ये इधर यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। अब हम लोग MgO के लिए देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए देख लेते हैं। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब दोनों इस तरफ ये भेजेगा तो यहाँ से Mg के ऊपर 2 प्लस आएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा? -2 का चार्ज। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हों उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनके प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हों उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे CH4, इसकी चारों संयोजकताएं क्या है? सिंगल है, मतलब इसके जो बॉन्ड है चारों वो क्या है? सिंगल है। ऐसे यहाँ पे CH3 में देख लें तो इसके भी सभी जो बंध हैं वो क्या है? सिंगल है। इसका सामान्य सूत्र होता है, कभी कभी पूछता है कि एल्केन का या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इनको हम लोग एल्केन या फिर पैराफिन के नाम से भी जानते हैं।
ये कम क्रियाशील होते हैं। अब अगला देख लेते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध के अलावा 2 या त्रिबंध उपस्थित हो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें द्विबंध होगा, कार्बन कार्बन के बंध में जिनमें द्विबंध होगा, द्विबंध होगा तो उसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, और इसे हम लोग एल्कीन या फिर इसे हम लोग ओलिफिन कहेंगे। और अगर जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध हो, जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, इसे हम लोग एल्काइन या फिर इसे एसिटिलीन कहेंगे। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इधर था ये कम क्रियाशील था, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा। अगला हम लोग देखते हैं संक्षारण। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे तांबे पर हरी परत चढ़ना या फिर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। बचाव कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग पेंट करके कर सकते हैं, धातुओं के ऊपर ग्रीस लगा के कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर तेल लगा करके। अगला इसमें है खनिज एवं अयस्क में हमें इसकी डिफिनेशन बतानी है, या फिर कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धात्विक तथा उसके यौगिक जिस भी रूप में पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोयला हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और जिस खनिज से हम लोग आसानी से कम समय में कम खर्च में धातुओं को प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने का चांस 100% है। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण है, ध्यान दीजिए, एक हमारे पास होता है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। और अगर हम लोग जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें से 1.5 जल का अणु मतलब 3/2 H2O, ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा और बचेगा कितना, तो CaSO4 × ½ H2O। तो इस तरीके से यहाँ से जो ये यौगिक बना है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में हम इसको POP लिख दे रहे हैं। और ये क्या था हमारा, ये हमारा जिप्सम था। तो इसका निर्माण समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसमें से 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, बचता कितना है, आधा। तो यही हमारा क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O। इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ से Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, और आधा जो है, आधे के लिए हम लोग हेमी वर्ड यूज करते हैं। तो ये हेमीहाइड्रेट, जल के लिए हाइड्रेट। तो ये इसका निर्माण हो गया है। अब इसका हम लोग गुण देख लेते हैं। तो ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। और इसका दूसरा गुण है, ये पहला गुण है, और इसका जो दूसरा गुण है वो है जल का प्रभाव। जल का प्रभाव, तो जल के प्रभाव में क्या होगा, अगर हम लोग जिप्सम को, जो ये जिप्सम है, जिप्सम को CaSO4 और ½ H2O, अगर इसको हम लोग जल के संपर्क में लेके आएंगे तो जल के संपर्क में लाने से ये 3/2
H2O से जुड़ जाता है और वापस से क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। यहाँ पे लिख देते हैं CaSO4 2H2O। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में लाएंगे तो ये 3/2 जल के अणु से जुड़ करके वापस से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। अब हम लोग इसका जो है उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग जो है अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो लिख लेते हैं, इसका उपयोग अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग मूर्ति या फिर खिलौने बनाने में भी करते हैं। तो इसका उपयोग मूर्ति तथा खिलौने बनाने में करते हैं। आगे और देख लेते हैं एक, इसका उपयोग हम लोग चाक के रूप में करते हैं। तो ये इसका उपयोग हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अम्ल और क्षार से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अम्ल देख लेते हैं। अम्ल, तो इसकी जो नॉर्मल डिफिनेशन है वो है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और उसके बाद जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो एक नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद में इसकी जो आधुनिक परिभाषा है अम्ल की, इसकी आधुनिक परिभाषा ये है, आपको ये जरूर लिखना रहेगा कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये डिफिनेशन आपको जरूर लिखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद में क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक नंबर में पूछता है कि क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके बाद इसमें भी आपको यही परिभाषा लिखनी, जैसे इसमें हमने आधुनिक परिभाषा देखी।
तो इसमें भी क्षार जलीय विलयन में OH माइनस, इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इसे हाइड्राइड, तो OH माइनस आयन देते हैं। अब हम लोग दैनिक जीवन में pH का महत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले दैनिक हेडिंग डाल देते हैं, दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो दैनिक जीवन में pH का महत्व है, पहला महत्व हमारे पाचन तंत्र के लिए, तो पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र में हमारे जो पाचन तंत्र हमारे जो उदर में एक अम्ल होता है, तो हमारे उदर में एक अम्ल होता है, हमारे उदर में HCl अम्ल होता है। हमारे उदर में क्या होता है? HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो हमारे उदर में HCl अम्ल होता है और ये हमारे उदर में भोजन के पाचन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो ये उदर में जो HCl होता है, ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन अगर यही हमारे उदर में ज़्यादा स्रावित होने लगता है, तो इसके अधिक स्रावित होने से हमें हमारे पेट में जलन, दर्द महसूस हो सकती है, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो उदर में HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु अधिक स्रावित होने से क्या होगा? हमें जलन व दर्द, हमें जलन व दर्द होगा, हमें जलन या दर्द होगी। ठीक है, और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके निवारण के लिए हमें क्षार युक्त या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं एंटासिड, या फिर इसे हम लोग प्रति अम्ल भी बोलते हैं, एंटासिड या फिर इसी को प्रति अम्ल बोला जाता है, प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल होगा क्या? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमें राहत मिल जाती है। अब यहाँ पे अगला है pH परिवर्तन, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो हमारे जो मुंह का pH होता है वो 5.5 होता है। अगर pH मान घटता है तो अम्लता बढ़ जाती है, जिससे दंत क्षय होने लगता है। तो हमारे जो मुंह का pH मान होता है, हमारे मुंह का pH मान, तो हमारे मुंह का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 5.5। तो 5.5 होता है, और अगर इससे कम होता है, हमारे मुंह का pH मान कितना होता है? 5.5। अगर इससे कम होता है, ठीक है, तो अम्लता, हमारे मुंह की जो अम्लता होती है, अम्लता वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे अगर मुंह का जो pH मान होता है वो 5.5 से कम होती है, तो यहाँ पे जो अम्लता होती है वो अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, और इसको रोकने के लिए हम लोग
उचित रोकने के लिए हम लोग उचित क्षार युक्त दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं और दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग भी लिखना है। तो इसमें अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। दूसरा है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। आगे है क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र में हमारे उदर में HCl होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, लेकिन अगर यही अधिक स्रावित होने लगता है तो हमें अपने पेट में दर्द या जलन महसूस होती है और इसके निवारण के लिए हम लोग क्षार युक्त एंटासिड या फिर इसे प्रति अम्ल भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का यूज करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। आगे है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। अगर पीएच मान 5.5 से कम होता है तो अम्लता बढ़ जाती है, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है और इसको रोकने के लिए हमें उचित क्षारयुक्त दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बायोलॉजी वाला सेक्शन देखते हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो स्वपोषी पोषण, इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखेंगे इसके एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पोषण देख लेते हैं। शरीर की क्षति और टूट फूट के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा स्रोत भोजन को ग्रहण करने से लेकर के पाचन और शोषण, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन तक की सभी क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। शरीर की क्षति और टूट फूट के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा स्रोत मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करने से लेकर के उसका पाचन, अवशोषण और कोशिका में ऊर्जा उत्पादन तक की सभी क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग पोषण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्वपोषी पोषण देख लेते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना पोषण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और उनमें पोषण करने की क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या फिर पर्णहरित पाया जाता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही इनमें ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण है 6CO2 प्लस में 12H2O और ये प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और क्लोरोफिल जिस भी पौधे में रहेगा उसी में ये प्रक्रिया होगी, तो इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में इसमें ऑक्सीजन, मेन रूप से ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण क्या होता है? वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर स्रोतों द्वारा तैयार भोजन पर आश्रित रहते हैं, जैसे जो स्वपोषी पोषण द्वारा जो भी भोजन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, तो इसके द्वारा जो भोजन बना रहता है वो उस पर आश्रित रहते हैं और उसके द्वारा अपना पोषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं और ये निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसमें प्राणी संपोषी पोषण। तो प्राणी संपोषी पोषण में क्या होगा? तो ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जितने भी जीव हैं उनको हम लोग प्राणी संपोषी कहेंगे और उनमें पोषण की प्रक्रिया प्राणी संपोषी पोषण कहलाएगी। जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी जीव जंतु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं मृतोपजीवी पोषण। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना पोषण मृत जीवों या फिर उनके उत्सर्जी पदार्थों द्वारा करते हैं उसे हम लोग मृतोपजीवी और उनमें पोषण की क्रिया मृतोपजीवी पोषण कहलाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इनमें अनेक जीवाणु आ जाएंगे, कवक आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग परजीवी पोषण देख लेते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव के बाहर या फिर उसके अंदर रह करके करते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं और उनमें पोषण की क्रिया परजीवी पोषण कहलाती है। अगर जंतुओं में देखें तो ये जोंक किसी दूसरे जीव के ऊपर, जलीय जीव के ऊपर रह करके अपना
पोषण करती है। खटमल, मच्छर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, परजीवी पोषण हो जाएंगे। अगर हम लोग पेड़ पौधों में देखें, पादप में देखें, तो एक अमरबेल होता है। अमरबेल क्या होता है, वो भी एक परजीवी पोषण करता है, वो भी एक परजीवी पोषी होता है और वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर रह करके अपना पोषण करता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की उदाहरण से विवेचना कीजिए तथा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस या फिर संकरण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। जीवों के विपरीत लक्षण वाले युगल के एक साथ रखने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लेते हैं हमने विपरीत लक्षण वाला युगल ले रखा है, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसमें जो कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबा है और जो स्मॉल टी दोनों है वो शुद्ध बौना है, और जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है। अब इसमें हमने जब इनका संकरण करवाया तो जो हमें F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी मिली, वो हमें इसमें जितने पौधे थे सभी हमें लंबे पौधे मिले। उसके बाद में अब हम लोग इसका दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। जब F1 पीढ़ी, यहाँ पे जो हमें F1 पीढ़ी मिली है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो जब हमने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये हमारी F1 पीढ़ी थी, यहाँ से जो भी हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी पीढ़ी मिली थी, जब इसका हमने आपस में क्या कराया, संकरण कराया, संकरण क्या है, इसमें जो भी युग्म थे अलग करके जब इसका हमने संकरण कराया तो यहाँ पे हमें जो F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, इसमें हमें एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और दो मिश्रित लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो अगर इसको हम लोग लक्षण प्रारूप, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, अगर इसमें लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा अनुपात 3:1 हो जाएगा। और अगर इसका जीन प्रारूप या फिर हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप अगर लिखना चाहें तो इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा मिला, दो पौधा मिश्रित मिला, मिश्रित लंबा मिला और एक पौधा शुद्ध बौना मिला। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप होता है उसका अनुपात क्या होता है, या फिर जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, तो हमें यही बताना होता है। तो अब हम लोग अब इसका तीसरा नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम देखते हैं। तो जब लक्षणों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यही स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है, तो जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं या फिर द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग दो युग्म विकल्पी लक्षण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बीज का आकार हो गया, तो इसमें एक गोल होगा, एक क्या होगा, झुर्रीदार होगा। दूसरा हम लोग बीज का रंग ले लेते हैं, इसमें बीज का रंग पीला होगा और दूसरा क्या होगा, हरा होगा। अब इसमें हम लोग इसको रेखा चित्र से समझते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जैसे गोल पीला। ठीक है, इसमें हमने गोल पीला दो लक्षण ले लिया, दो लक्षण हमने ले लिया। तो इसमें जो कैपिटल R है और जो कैपिटल Y है, कैपिटल R हो जाएगा गोल और कैपिटल Y क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और जो कैपिटल वाला रहेगा वो प्रभावी होगा। उसके बाद इधर हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल y। जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और यहाँ पे स्मॉल y ये हो जाएगा हरा। ठीक है, तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, हरा, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, ये झुर्रीदार। अब इनका जब हमने यहाँ से हमने जब युग्मों को लिया और आपस में इनका जब हमने स्वपरागण कराया तो यहाँ से हमें जो पौधा प्राप्त हुआ वो हमें गोल पीला प्राप्त हुआ। ठीक है ना, और वापस से जब इसका हमने स्वपरागण कराया तो यहाँ पे हमें या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक को यहाँ पे हम लोग नर मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक को क्या मान लेते हैं, मादा मान लेते हैं। जब इनके युग्म अलग हुए आपस में, जैसे ये कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ऐसे ही यहाँ पे इनके युग्मों को हमने अलग किया और बाद में इनका फिर क्या हमने करवाया, क्रॉस करवाया। तो जब क्रॉस करवाएंगे इनका तो यहाँ पे हमें
यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यही क्रॉस यहाँ पे जब करवाया गया आपस में, एक को हमने नर मान रखा है, एक को हमने मादा मान रखा है। अब इनका जब हमने आपस में स्वापरागण कराया तो एक चीज़ ये ऐसे होगा जैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो पहले होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे हमें कैपिटल आर लेना है तो कैपिटल आर के बाद जस्ट कैपिटल आर ही लिखेंगे। जैसे इसका हम यहाँ पे करवाएंगे तो कैपिटल आर, तो ये दोनों कैपिटल आर आ गए, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, इस तरीके से होगा इसमें। अब ऐसे ही इसमें अगर देख लेते हैं तो कैपिटल आर ये आ गया, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें यही बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो पहले होगा वो वाला कैपिटल हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिख देंगे। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे स्मॉल वाई आता है और यहाँ पे कैपिटल वाई आता है तो हम लोग पहले कैपिटल वाई ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, उसके बाद फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देख लेते हैं, अब यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है, दोनों कैपिटल आर यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे यही चीज़ भी हमने समझाया था, अब यहाँ पे कैपिटल वाई आ गया, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो हम लोग पहले कैपिटल वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देख लेते हैं कैपिटल आर, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद फिर कैपिटल वाई, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, उसके बाद फिर स्मॉल आर, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद स्मॉल वाई। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे ये क्रॉस करवाया गया है। और यहाँ पे इसमें हमें ये भी पूछता है कि स्वतंत्र अव्यूहन में या फिर द्विसंकर संकरण में जो इसका लक्षण प्रारूप या फिर जिसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, इसका अनुपात क्या है, या फिर जीन प्रारूप जिसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, इसका अनुपात क्या है। तो इसमें जो गोल पीला, पहले हम लोग लक्षण प्रारूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो गोल पीला हमें ये 9 मिला है, 9 इसमें देखने को मिला है, ठीक है ना। इसमें कितने पौधे ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसमें गोल पीला लक्षण प्रतीत होता है, तो वो 9 पौधे। अब फिनोटाइप मतलब क्या होता है, हमें ऊपर से केवल देखने को मिले, तो यहाँ पे हमें गोल पीला, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये आर क्या हो, कैपिटल आर क्या हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा पीला। तो हमें इसको यही देखना है, जैसे ये गोल और ये क्या हो जाएगा पीला। तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये, उसके बाद एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, उसके बाद में एक ये हो गया, बस इतने हैं। अब हम लोग गिनते कितना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि गोल पीला कितना है, 9 है, ठीक है, गोल पीला कितना है, 9 है। तो वही यहाँ पे ये रेशियो लिखा गया। अब गोल हरा देखना है, हमें क्या देखना है, गोल हरा। अब हरा क्या है, इसमें हरा हमारा है अप्रभावी वाला, तो हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई। तो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दिख गया एक, उसके बाद में फिर दूसरा ये दिख गया, ठीक है 2, और उसके बाद तीसरा हमें ये दिख गया, तो ये 3 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमें झुर्रीदार और क्या देखना है, पीला देखना है। तो झुर्रीदार पीला क्या होगा, हमें स्मॉल आर देखना है, उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, कैपिटल वाई देखना है। तो यहाँ पे स्मॉल आर एक ये दिखा और एक कैपिटल वाई ये दिखा, ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई ये दिख गया। उसके बाद में और हमें कहाँ दिख रहा है, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये 3 हमें दिख गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेशियो लिखा है। उसके बाद झुर्रीदार हरा केवल एक ही है, ठीक है, झुर्रीदार हरा केवल एक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा गया है। बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे रेशियो लिखा है और ये कैसे किया गया है। एक बार आप खुद से इसको देख के समझ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसका भी हम लोग देखेंगे कि ये जीन प्रारूप कैसे लिखा जाता है। लक्षण प्रारूप तो हो गया, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, और अनुपात भी इसमें रेशियो आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि इसका रेशियो कितना होता है। अब यहाँ पे हम लोग जीन प्रारूप देख लेते हैं। जीन प्रारूप में एकदम हमें प्योर देखना है कि कौन एग्जैक्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखें
तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है इसके जैसा और कोई यहाँ पे नहीं है, मतलब ये अकेला है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका काम ये हो गया। अब हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखते हैं, इसके जैसा कौन कौन है। तो यहाँ पे कैपिटल आर हम लोग ढूंढ लेते हैं, ये हो गया, हाँ तो इसमें एक ये हो गया, ठीक है ना। कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल वाई इसमें, स्मॉल वाई इसमें, स्मॉल वाई इसमें। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हमें ढूंढना है और दोनों कैपिटल वाई ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एक ये दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी कितना है, 2 है, इसका काम भी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वाला ढूंढ लेते हैं। एक से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कितना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ठीक है, कैपिटल और यहाँ पे हाँ ये वाला भी इसमें दिख गया, ठीक है। इसमें ये भी है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो 1 और 2 ये हो गया। और देख लेते हैं कहीं पे, हाँ ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके जैसा ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये 3 हो गया। और कोई है इसमें, ये दिख रहा है एक, ये भी हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसके जैसा कोई है, और इसके जैसा कोई नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये वाला रेशियो ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर देखें तो इसके जैसा कोई है, कैपिटल आर दोनों है और स्मॉल वाई दोनों है। तो इसके जैसा कोई नहीं है, मतलब ये सिंगल है। तो यहाँ पे इसका काम भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों क्या है, स्मॉल वाई है। इसको भी देख लेते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ठीक है। तो 1 और 2 ये हमें देखने को मिल गया, यहाँ पे ये देखने को मिल गया। तो इसकी संख्या कितनी है, 2। तो ये रेशियो ऐसे लिख दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कहीं पे दिख रहा है दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला हो गया, सिंगल है ये। उसके बाद और हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास अभी ये वाला बच रहा है, दोनों स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें दिख गया, ठीक है, ये ठीक। तो इसकी संख्या कितनी है, ये 2 है, इसका भी काम हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक ही बच रहा है और एक कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1। ये समझ में आ गया होगा कि जीन प्रारूप कैसे लिखा जाता है और ये लक्षण प्रारूप कैसे लिखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में इस बार आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसमें इस मॉडल पेपर में या फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बहुत ही अच्छे से इसको जो है तराशा था कि ये पेपर में आएगा या फिर कैसे इसको जो है सेट करना है कि पेपर में ये सब क्वेश्चन मिल जाए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।